हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 3 अगस्त है और एल टिकट का फॉर्म भरते समय बहुत सारे एस्पिरेंट ये जानना चाहते हैं कि उन्होंने जो OTR किया हुआ है, OTR में तो जानकारी केवल हाई स्कूल की है, तो जब वो फॉर्म भर रहे हैं तो क्या बीएड का जो उनका मार्कशीट है वो अपलोड करना पड़ेगा, और ग्रेजुएशन के लिए जो उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है क्या उसकी भी मार्कशीट या फिर जो प्रमाण पत्र होता है ये अपलोड करना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट को लेकर कन्फ्यूज़न आ रहे हैं। देखो दोस्तों, आपको बता दें कि OTR तो आप कर चुके होंगे। अगर आप एल टिकट में आवेदन करना चाहते हैं तो OTR पहली शर्त है, बिना OTR के आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। और यही जो OTR नंबर है इसको लेकर जब ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाएंगे तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, यानी कि आप UPPSC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है क्लिक करेंगे और यहाँ नोटिफिकेशंस एडवर्टीजमेंट वाले पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो ये आगे अप्लाई वाला बटन है इस पर क्लिक करेंगे तो आप जिस भी विषय में आवेदन करना चाहते हैं सारे विषयों की लिस्ट खुल जाती है, और जो भी विषय आप आवेदन करना चाहते हैं उसके जस्ट आगे ऑथेंटिकेट विद OTR का ऑप्शन लिख के आएगा, वहाँ पर क्लिक करना है। OTR नंबर आप डालेंगे। OTR नंबर डालने के बाद जब आप गो बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको अपना OTR नंबर डालना है, प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर फॉर्म खुलेगा इस प्रकार से खुलेगा, और फिर जब प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो आप देखेंगे कि आपका जो पार्ट 1 है, आप यहाँ देखिए जो आपके एप्लीकेशन का पार्ट 1 है ये पहले से ही आपको भरा हुआ दिखाई देगा। ये OTR से सारी जानकारी यहाँ पर ले ली गई है। जो आपका ये पार्ट 2 है बस इसी को आपको यहाँ पर फिल करना है। सबमिट डिटेल्स फिल पार्ट 2, यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। और जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखो दोस्तों, यहाँ पर जो जानकारी पार्ट 1 से लेनी है वो सारी जानकारियाँ यहाँ पर आपको पहले से रहेंगी, जैसे कि OTR नंबर, फादर, डोमिसाइल, होम स्टेट, मोबाइल, और भी जानकारियाँ जो हैं ये आपके OTR से ही इसमें आ जाएगी। ये फॉर्म का पार्ट 2 है। इसके बाद नीचे जाएंगे तो जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आप देखेंगे यहाँ पर कोई कुछ मांगा नहीं जा रहा है। आप यहाँ पर देखिए, आपसे यहाँ पर कोई चीज़ की डिमांड नहीं की जा रही है। पहले से ही जिस विषय के सापेक्ष आप आवेदन कर रहे हैं उस विषय के सापेक्ष पहले से ही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। अच्छा, एक बात और भी, बहुत सारे एस्पिरेंट ये भी पूछ रहे हैं क्या जो स्पेशल बीएड वाले हैं क्या वो आवेदन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों सभी के लिए सीटें हैं, यानी कि अगर आप जो बीएड होता है, सामान्य बीएड आपने बीएड किया हुआ है या फिर आपने स्पेशल बीएड किया हुआ है, तो स्पेशल बीएड किसके लिए होगा? आपको पता है कि यहाँ पर जो सीटें हैं वो एक तो पुरुष वर्ग के लिए हैं, दूसरी महिला वर्ग के लिए हैं, तीसरी दिव्यांग वर्ग के लिए हैं। तो जो दिव्यांग वर्ग हैं उन सीटों पर स्पेशल बीएड वाले आवेदन कर सकते हैं। और रही बात ये कि क्या यहाँ पर आपको कोई सर्टिफिकेट अपलोड करना है? जी नहीं, आपको कोई भी सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड नहीं करना है। शर्त बस ये है कि आप अपीयरिंग में ना हो, आपका रिजल्ट घोषित होना चाहिए जब आपका जो मतलब कि ये लास्ट डेट आपको पता है ना, 28 अगस्त लास्ट डेट है, तो 28 अगस्त से पहले पहले आपका रिजल्ट आया हुआ होना चाहिए। यानी कि जब आप आवेदन कर रहे हों उस समय तक आपका रिजल्ट आया हुआ हो तो आप एलिजिबल रहेंगे। अब यहाँ पर आपको लगेगा कि यहाँ पर जब आपसे डॉक्यूमेंट मांगा नहीं जा रहा है तो क्या दिक्कत है, भर दो। देखो, आप भर भी देंगे, फॉर्म एक्सेप्ट भी हो जाएगा, लेकिन जब आप फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे तब उस समय देखा जाएगा कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो किस डेट को जारी किया गया है। अगर वो 28 अगस्त के बाद का होगा वहाँ पर एक्सेप्ट नहीं होगा और आपकी सारी मेहनत, आपका सारा किया धरा बेकार हो जाएगा। इसलिए ईमानदारी से नोटिफिकेशन में जो बात दी गई है तो अपीयरिंग वाले यहाँ पर नहीं आवेदन कर सकते हैं तो ना करें, और अगर आपका रिजल्ट आ गया है तो आवेदन करें, नहीं आ रहा है तो जैसे ही आए आवेदन कर लें, या अगर आप ये श्योर हो कि हाँ 28 तक आ जाएगा तो जैसा आप विचार करें। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे जैसे कि आपको सारी जानकारी पहले से दे दी गई है गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में कि अगर गवर्नमेंट कॉलेज में आप अप्लाई करते हैं तो क्या एलिजिबिलिटी रहेगी। बस एलिजिबिलिटी देके यहाँ पर ऑटोमेटिकली पहले से ही यस लिखा हुआ है, यहाँ पर नो नहीं करना है, मतलब नो का ऑप्शन ही नहीं है। पहले से ही मान लिया गया है कि आप आवेदन कर रहे हैं जिस विषय के सापेक्ष उस विषय में आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है बन रहा है, आपने ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं प्लस आपने बीएड किया हुआ है।
ठीक है। और अगर आप स्पेशल बीएड वाले हैं तो यहाँ पर कैटेगरी भी बना दी गई है, स्पर्श स्कूल, यानी कि जहाँ पर विजुअली यहाँ पर लिखा गया ना कि जहाँ पर जो बच्चे विजुअली इम्पेयर्ड हैं उनके लिए अगर आपने कोर्स किया है या फिर आपने स्पेशल बीएड डिग्री इन विजुअली इम्पेयर्ड टीचिंग रिकॉग्नाइज्ड बाय द आरसीआई फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया, साथ ही हिंदी अंग्रेजी में पढ़ाने का ज्ञान हो और रजिस्ट्रेशन हो आपका किसमें, आरसीआई में, तो आप एलिजिबल रहेंगे ऐसे बच्चों के लिए जो कि विजुअली इम्पेयर्ड हैं। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो स्पेशल बीएड किस सब्जेक्ट में, अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा गया है कि ऐसे बच्चे जो कि फिलहाल डेफ एंड डम्ब हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। जो स्पेशल बीएड होता है ना वो अलग अलग होता है, दिव्यांगता अलग अलग होती है, तो स्पेशल बीएड भी अलग अलग ट्रेड कह लीजिए या शाखा कह लीजिए ये अंतर्गत होता है। जैसे कि पहला तो आपका यहाँ पर आ रहा है कि जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, जो बच्चे देख नहीं सकते, उनके लिए अगर आपने स्पेशल बीएड किया है या फिर आपने यहाँ पर स्पेशल एजुकेशन विजुअली इम्पेयर्ड किया है इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द आरसीआई, देन यू आर एलिजिबल, या फिर आपने डेफ और डम्ब वाला किया है, या फिर आपने यहाँ पर जो फिजिकली हैंडीकैप्ड वाला हैं, ठीक है, तो यहाँ पर सभी के लिए आपके लिए पद है। और यहाँ कोई डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड नहीं करना है, ओटीआर से ही जानकारी मिल जाएगी, बाकी बस आपको यस नो करके आगे बढ़ जाना है। बाकी एलिजिबिलिटी को आप जो नोटिफिकेशन है उसमें अच्छे से पढ़ लीजिएगा और बिल्कुल भी चीटिंग मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर तो फॉर्म आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, आगे जाके आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो ये बात ध्यान से आप लोग समझ लीजिए। तो सारी बातें लगभग क्लियर हो चुकी हैं, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए और कुछ और भी मुद्दे हैं जिसको आज और यहाँ पर सुलझा लेते हैं। तो ये तो आपका एलटी का जो फॉर्म फिलअप है ये तो क्लियर हो गया। स्पेशल बीएड वालों के लिए भी मैंने आपको बता दी बात। डॉक्यूमेंट जो है अभी ना तो बीएड का ना तो ग्रेजुएशन किसी का डॉक्यूमेंट जो है अपलोड नहीं करना है, बस यस नो करके आपको फॉर्म भर देना है, ठीक है। विद्यालयों के विलय पर रोक लगाने से कोर्ट का इनकार, तो लखनऊ खंडपीठ के फैसले के बाद दोबारा हस्तक्षेप नहीं। मामला यहाँ पर एक फिर गया था कोर्ट में, और जिसमें कहा गया था कि याचियों ने सरकार के 16 जून 2025 के उस शासनादेश को चुनौती दी थी जिसमें प्राथमिक विद्यालयों के विलय का आदेश था। तो फिलहाल यह जो है मामला जो था इलाहाबाद हाई कोर्ट में था। इलाहाबाद कोर्ट ने कहा है कि प्रदेश सरकार के प्राथमिक विद्यालयों के विलय संबंधी आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। आदेश न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह जी की एक एकल पीठ ने पीलीभीत निवासी सुबोध सिंह व अन्य की याचिका पर दिया। कहा कि इस मामले का निपटारा पहले ही हो चुका है। 86 शिक्षक भर्ती के आवेदन में मांगी आयु छूट, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं एलटी ग्रेड में कुल 7,466 पद हैं और फिलहाल अभ्यर्थी जो ओवर एज हो चुके हैं दोस्तों, उन्होंने फिलहाल आयोग के समक्ष एक एप्लीकेशन दिया है, आवेदन किया है और मांग ये करी है कि ये विज्ञापन भाई 7 साल के बाद आया है और 7 साल के बाद बहुत सारे बच्चे जो हैं वो 40 साल की उम्र से ऊपर हो चुके हैं, तो उनको 5 साल की छूट यहाँ पर दी जाए। आपको पता है कि जीआईसी फिलहाल यहाँ पर एलटी ग्रेड के बाद जीआईसी प्रवक्ता की वैकेंसी भी आने वाली है। तो यहाँ पर प्रौद्योगिकी छात्र प्रतिनिधिमंडल ने आयोग के अध्यक्ष और सचिव को संबोधित ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उम्र सीमा में छूट देने की मांग की गई है कि दोनों ही जो भर्तियां हैं बड़ी महत्वपूर्ण हैं, लंबे समय के बाद आई हैं, तो जो ओवर एज हो गए बच्चे कम से कम उनका आप लोग ख्याल करिए, कुछ छूट दे दीजिए। देखते हैं छूट मिलती है नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पर मांग जारी है और मैं भी आप लोगों से कई बार कह चुका हूँ कि अपनी बात को रखना सीखिए। परीक्षाओं पर निर्णय के बाद नई टीजीटी पीजीटी भर्ती की तैयारी, जैसा कि मैंने आपको बताया था 2 दिन पहले कि फ़िलहाल आपको ये भी पता है कि इसी साल जो है यूपी टीजीटी पीजीटी 2025 की वैकेंसी आने वाली है। तो 2025 की वैकेंसी के लिए भी काम शुरू हो चुका है। 2022 की डेट्स आपको पता ही हैं कि अक्टूबर में आपकी पीजीटी की परीक्षा होगी आफ्टर यूपी पीसीएस प्री, और इसके बाद जो टीजीटी की परीक्षा है दिसंबर में करवाई जाएगी। डेट्स वगैरह सब मैं बता चुका हूँ। यूपी टीईटी भी आपकी जनवरी में करवाई जाएगी और यूपी टीईटी करवाने के बाद अब एक सवाल ये उठता है कि क्या फिर सुपर टेट परीक्षा होगी। अभी तो इस पर कोई निर्णय नहीं है दोस्तों, और सरकार ने ये भी संकेत नहीं दिए कि वो नई शिक्षक भर्ती लेकर आने वाली है। प्राइमरी में टीजीटी पीजीटी में तो आ रही है, लेकिन प्राइमरी के बारे में अभी तक कोई भी संकेत नहीं मिल रहे हैं। हाँ, टीजीटी और पीजीटी की नई जो वैकेंसी है ये आपको सितंबर के महीने में देखने को मिल सकती है। इस पर काम किया जा रहा है। फिलहाल 5 अगस्त के बाद आयोग को टीजीटी पीजीटी के पदों पर भर्ती के लिए रिक्त पदों का विवरण जो है वो शिक्षा निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय भेज देगा
और सितंबर में नई भर्ती का विज्ञापन आपको देखने को मिल सकता है। तो जानकारी मिल रही है कि सितंबर में नई भर्ती आपको देखने को मिल सकती है टीजीटी पीजीटी के बारे में। अब यहाँ पर दोस्तों एक बात और भी आप बिल्कुल यहाँ पर आपके मन में आ रहा होगा कि क्योंकि अब एलटी ग्रेड में प्री और मेंस हो गया है, तो क्या यूपी टीजीटी पीजीटी पे भी प्री और मेंस होगा? तो यहाँ पर पूरी संभावना बन रही है, क्योंकि दोनों ही परीक्षाएं सेम हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी संभावना इस बात की भी है कि हो सकता है कि दिस टर्न इस बार केवल एक ही पैटर्न पर परीक्षा करवाई जाए, प्री मेंस ना हो। कारण क्या है? कारण ये है कि अभी फ़िलहाल जो नई नियमावली आई है उसमें प्री मेंस का कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। तो हो सकता है कि इस बार ये केवल प्री में ही हो, लेकिन अगली जो वैकेंसी होगी 2025 के बाद वाली, उसमें तो पक्का मान चलिए कि आपका प्री और मेंस दोनों ही रहेगा। फिलहाल नई वैकेंसी का वेट करिए और 30,000 के आसपास पद हो सकते हैं। मुझे लगता है 30,000 पद नहीं होंगे, 20 से 25,000 पद हो जाएं, यही बहुत बड़ी बात है। 20,000 भी पद हो जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी। इसी के साथ आज के सभी अखबारों में ये खबरें हैं। कंफर्म टिकट वाले ही जाएंगे प्लेटफॉर्म पर। रेलवे में जो भीड़ होती है उसको हैंडल करने के लिए अब एक जो है होल्डिंग एरिया बनाया जाएगा, यानी कि जो कंफर्म टिकट लेंगे वो लोग पहुंचेंगे प्लेटफॉर्म पर, बाकी जो वेटिंग टिकट वाले होंगे वो होल्ड में रहेंगे। और जब लोग बैठ जाएं कंफर्म वाले, उसके बाद एक निश्चित संख्या में भेजा जाएगा ताकि भीड़ ना हो। तो ये व्यवस्था की जा रही है। अभी किस प्रकार से लागू होगी ये तो आने वाला समय बताएगा। सहायक सांख्यिकी अधिकारी के साक्षात्कार जो है 19-20 को हो रहे हैं। यूपी SSSC के अंतर्गत ये भर्ती थी। 107 अभ्यर्थियों को 15 पदों के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है। 19-20 को इनका जो है यूपी SSSC लखनऊ कार्यालय में जो इंटरव्यू वगैरह है, डीवी वगैरह करवाया जाएगा। और 1.5 दर्जन समीक्षा अधिकारियों के तबादले, तो सचिवालय प्रशासन ने 1 दर्जन समीक्षा अधिकारियों के तबादले किए हैं। सचिवालय प्रशासन विभाग के उन उप सचिव संजीव श्रीवास्तव की ओर से जारी आदेश में 16 समीक्षा अधिकारियों को दूसरे विभागों में तैनाती दी गई है। इन्हें तत्काल प्रभाव से नई तैनाती स्तर पर ज्वाइन करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। और आज के अखबारों में एक खबर और भी है। फिलहाल यहाँ पर देखिए आपकी एनटीए ने फिलहाल CSIR UGC नेट के लिए जो ऑब्जेक्शन है उसकी लास्ट डेट आज ही है दोस्तों। ये जो नोटिस आई थी 1 को आई थी, 3 को उन्होंने लास्ट डेट रखी है कि जिनको ऑब्जेक्शन करना है। बात हो रही है CSIR UGC नेट के बारे में, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पर 1 से 3 के बीच में आप जो हैं 200 रुपये प्रतिपक्ष के हिसाब से वेबसाइट पर जाकर अपना चैलेंज लगा सकते हैं। अगर जो इनकी उत्तरमाला है उससे संतुष्ट नहीं है आप तो, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जो ये मैं आपको बताने वाला हूँ ECC एजुकेटर के अंतर्गत तो फिलहाल फॉर्म कहाँ पर भरे जा रहे हैं। आपको पता है कि इसके लिए जिन लोगों ने गृह विज्ञान से स्नातक किया है वो लोग एलिजिबल हैं, या फिर जिन्होंने नर्सरी टीचर ट्रेनिंग हो गई या फिर सिटी नर्सरी हो गई या इसके समकक्ष कोई कोर्स किया है वो लोग आवेदन कर सकते हैं। 10,300 रुपये के आसपास मानदेय मिलता है। आवेदन जो है मऊ में, प्रतापगढ़ में, जालौन में, इसके अलावा शाहजहाँपुर, फतेहपुर, अयोध्या, आजमगढ़, मुरादाबाद, कानपुर देहात, बागपत और बहराइच में चल रहे हैं। आप आवेदन कैसे करेंगे तो आप सर्च कर लेना सेवा योजन की जो वेबसाइट है सेवा योजन यूपी, और फिर आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहाँ से जाकर भी आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं सर्वोदय विद्यालय टीजीटी और पीजीटी के लिए जो संविदा पर भर्ती के लिए आवेदन लिए गए थे 6 जून से लेकर 16 जून के बीच में डेट बढ़ाई भी गई थी। फिलहाल यहाँ पर जानकारी ये मिल रही है कि अगर आप वेबसाइट पर जाएंगे, ये वेबसाइट है, इस पर जाएंगे ना तो साक्षात्कार के लिए चयनित अभ्यर्थी सूची क्लिक करेंगे, कुछ नहीं मिलेगा आपको। वेबसाइट केवल रिफ्रेश हो जाती है, कुछ नहीं मिलता है आपको, ठीक है। तो पता कैसे चलेगा कि आप शॉर्ट लिस्ट हुए कि नहीं हुए हैं? अपना जीमेल आप चेक करते रहिए, ठीक है। तो जो फॉर्म भरे गए हैं, जिन बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया जा रहा है, उन्हें जीमेल पर जानकारी भेजी जा रही है। तो जीमेल अपना आप देखते रहिए और जीमेल पर ही आपको इंटरव्यू डेट, एड्रेस और डॉक्यूमेंट का नाम दिया गया है। तो अपना जीमेल आप लोग चेक करते रहिए जिन लोगों ने फॉर्म भरा है। जिसके पास जीमेल नहीं आया है अपना जीमेल चेक करता रहे। अब जीमेल का मतलब ये होता है ना कि ईमेल भी आप दिए होंगे तो उसी पर आएगा। यहाँ पर केवल जीमेल को ईमेल नहीं कहते, याहू पर भी हो सकता है। जीमेल मतलब गूगल का मेल है, इस पर भी हो सकता है। इसके अलावा आउटलुक पर हो सकता है, ठीक है। तो बहुत सारे ईमेल होते हैं। बेसिकली आपको यहाँ पर अपना ईमेल जो आपने दिया था फॉर्म भरते समय वो चेक करने की बात यहाँ पर कही जा रही है कि आप अपना जो ईमेल है उसको चेक करते रहें।
ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ है, लेकिन यहाँ पर कोई जानकारी आपको उपलब्ध नहीं हो पा रही है फ़िलहाल। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, जो बच्चे फ़िलहाल EWS सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं उनको पहले आय प्रमाण पत्र बनवाना होगा, क्योंकि पहले आय प्रमाण पत्र 3 साल तक मान्य था, अब केवल ये 6 महीने का हो गया है। केवल 6 महीने का की वैधता होती है आय प्रमाण पत्र की। तो पहले आय प्रमाण पत्र बनेगा, उसके बाद आपका EWS बनेगा। खैर, ये काम वकील लोग बखूबी करते हैं, जैसे ही पहुँचेंगे आपको वहाँ पर जानकारी उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की पूरी अपडेट। थैंक यू से जुड़ने के लिए। अगर कोई भी कन्फ्यूजन आपके मन में, आप सवाल रखिएगा। आपकी जो LT ग्रेड की क्लासेज हैं दोस्तों नहीं चल पाई कल, और शायद आज भी मुश्किल हो, लेकिन कल से आपकी क्लास जो है वो नियमित चलेगी। हो सकता है कि आज आपको क्लास मिल भी सकती है, लेकिन देर तक मिल पाएगी। कारण ये है ना कि कल और आज 2 दिन में बहुत अधिक व्यस्तता, कुछ घरेलू काम है, और इसके बाद कल से आपकी क्लासेस रेगुलर हो जाएंगी, जो GS की क्लासेस चल रही हैं। धन्यवाद आपका।